उस संदर्भ में कथले जी के वंशज यहाँ उपस्थित हैं। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर के व्यास के प्रस्थानापन्न हो जाए। कथले जी आइए, बड़ा साहब आप भी आइए, आप भी कथले जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। चिखले सर जी, और कोई बाहर रहा हो तो कृपया करके थोड़ा सा, जो भोजन कर चुके हैं बच्चे उनको भी ले आइए। सत्काराची फोटो घे स्टेजवर बसल्यानंतर। केशव जी आइए। आज बड़े आनंद का, सौभाग्य का दिन है कि आज हम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती अर्थात उनके जन्म शती का संपूर्ण समारोह यहाँ मना रहे हैं। पूर्णता का समारोह भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर यह समारोह मनाया जा रहा है, किंतु इस प्रकार की संगोष्ठी कहीं नहीं हो रही है, ऐसा हमारे कर्म विवरों पर आया है। लेकिन हर्ज नहीं है कि इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे होंगे, होते रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से विनती करता हूं कि परिसर में जो भी छात्र अध्यापक हैं, कृपया उनको इस सभागार में बुलाने का प्रयास करें। जोशी सर जी, एक बार छात्र जो भोजन करके गए हैं उनको लेके आए, और भी अगर कोई अध्यापक हो इतस्ततः जो हैं उनको भी कृपया सभागार में ले आए। अनेक बार ऐसा होता है कि उद्घाटन समारोह में दीपक प्रज्वलन किया जाता है, परंतु मैं समापन सत्र में भी दीप जलाए रखना चाहूँगा। मैं आदरणीय मंच से विनती करता हूँ कि कृपया करके दीप का प्रज्वलन करें। और अटल जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय समाज नीति, भारतीयत्व के जितने भी आयाम हैं उन सब आयामों की सेवा की है। और उन्हीं के शब्दों में अगर कह दिया जाए, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नहीं जो एक बुझी हुई बातें सुनकाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमने दोबारा से फिर से प्रयास किया है कि हम ये दिया जलाए रखें, बरकरार रखें।
मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे ही कुछ धाराशिव जिले के ही कुछ लोग इतने बड़े बन चुके हैं कि हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करने का लोग संवरण नहीं कर सकते। हमारे ही बीड जिले के बरड़ी के प्रकाश कोपरडी जी का चयन गत 2 वर्ष पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में हो चुका है। हम उनका केंद्रीय विश्वविद्यालय में चयन होना कोई साधारण बात नहीं है। हम सबसे पहले तालियों से उनका स्वागत करते हैं, जो आज के हमारे प्रमुख अतिथि हैं। साथ ही साथ विशेष अतिथि, ये तो धाराशिव जिले के ही हैं, भूम के हैं, परंतु आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका चयन हुआ है और बहुत ही परिश्रमी छात्र रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से आपने सारे काम किए हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा योजना में हो, चाहे सभा संगोष्ठी में हो या चाहे अन्य कहीं में। ऐसे डॉक्टर गजानन सर्वज्ञ जी यहाँ विशेष अतिथि के रूप में विद्यमान हैं। मैं उनका भी हृदय की तल से स्वागत करता हूँ। मैं तृप्ति मैडम से विनती करता हूँ थोड़ा स्वागत के लिए यहाँ सहायता के लिए आज। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं प्रमुख अतिथि और विशेष अतिथि के रूप में, और साथ ही साथ संस्था प्रतिनिधि के रूप में, महाविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ, जिसके आजकल IQAC कहा जाता है, उसके समन्वयक केमिस्ट्री विभाग के प्रमुख डॉक्टर मकरंद चौधरी जी, उसके उपरांत विशेष उपस्थिति के रूप में हमारे सम्मुख हमें विद्यमान हमसे सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्राध्यापक श्री अशोक गुरु जी, और साथ ही साथ मैंने जिसका जिक्र किया था कुछ देर पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कड़म में आकर के जिन पर व्याख्यान दिया, ऐसे स्वनामधन्य स्वाधीनता सेनानी आदरणीय गणपतराव कथले जी के पौत्र यहाँ बाड़ा साहब जी के उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जोशी सर जी से कि वे आकर के सत्कार करें। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गोरे सर जी का। अध्यक्ष मकरंद सर जी का स्वागत करें। इसके उपरांत मैं मान्य सर जी से निवेदन करता हूं कि आप गोरे सर के स्वागत के लिए आए। गोरे सर के स्वागत के उपरांत मैं बिरलीकर सर जी से विनती करता हूँ कि आप विशेष उपस्थिति बाला साहब कथले जी का स्वागत करें। बिरलीकर सर जी आइए। कथले जी का स्वागत बिरलीकर सर जी कर रहे हैं। ताली की गड़गड़ाहट में इनका स्वागत होना चाहिए।
गिरीश कथले जी भी यहाँ आए हैं, उनका स्वागत करने का अनुरोध मैं अपने सुहास पाटिल जी से करता हूँ। गिरीश कथले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसके उपरांत आज के प्रमुख अतिथि कोपरडे सर जी का स्वागत करने के लिए मैं रसा सर को विनती करता हूँ। रसा सर कृपया पधारें। कोपरडे सर जी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना हिंदी विभाग में कार्यरत हैं और आपने अनेक संगोष्ठियों में हिस्सा लिया है और अनेक शोध प्रपत्र प्रकाशित किए हैं। कृपया कर्तव्य ध्वनि संघ का स्वागत कीजिए। विशेष अतिथि के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर गजानन सरवत जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं तुक समिंदर सर जी से विनती करता हूं कि आप उनका सत्कार करें। डीजे आसिफ एस.के. सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्रमुख अतिथि कोपरडे से विनती करता हूं कि हमारे अनुज डॉक्टर संजय जोशी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं सर्वजी से प्रार्थना करता हूं कि वे तृप्ति मैडम का सत्कार करें। तृप्ति मैडम जो हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, पुष्पगुच्छ लेकर के उनका स्वागत करें। पुष्पस्तबक लेकर के उनका स्वागत करें। सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कृपया स्थानापन्न हो जाएंगे। समापन सत्र में जिन छात्रों की अपेक्षा थी, शायद वो पेट पूजा के बाद आप किसी और के लिए चले गए हैं, इसलिए और अधिक आपकी सब्र का इम्तहान न लेते हुए मैं विशेष अतिथि आज के गजानन सरवत जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे 5 मिनट में अपना विचार दिया रखें। आदरणीय गजानन सरवत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पहले तो वाकया बताना चाहूँगा। मुझे आज भी याद है जब मैं महाविद्यालय में छात्र था, 2012 की ये बात है, और उस समय मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सबसे पहले मैं महाजन महाविद्यालय में आया था, और उसके बाद सर विनोद जी के साथ बहुत बड़ा लंबे अंतराल से एक सहचर का भाव रहा है
और हर समय पर जहाँ पे भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, बार बार उनसे वार्तालाप होता रहा। उसके बाद मेरे ख्याल से 2018 में भी इन्होंने विवेकानंद जी पर एक गोष्ठी आयोजित की थी। 16 उस समय 16 एक शोधार्थी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित था, और आज जो कि अटल जी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है, और यहाँ पर मैं प्रतिनिधि अध्यापक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। तो यानी मैंने 3 अलग अलग दृष्टि से इस महाविद्यालय को बढ़ते हुए देखा है, एक छात्र के रूप में, दूसरा शोधार्थी के रूप में, और अभी तीसरा एक अध्यापक के रूप में। यानी हर समय अलग दृष्टि से मैंने इस अध्यापक को या इस पूरे माहौल को मैंने देखा है, और इन सब दृष्टि से जब मैं महाविद्यालय को देखता था तो हर समय मुझे इनमें एक नयापन दिखाई दिया, एक निरंतर अपने विषय के प्रति जुझारू व्यक्तित्व को मैंने पाया। अब विषय की बात करते हैं। जैसे कि अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 100वीं जन्मदिन को हम सब मना रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो न केवल राजनेता था बल्कि कवि और राजनेता दोनों था, और जो व्यक्ति एक साहित्यिक व्यक्ति यदि सत्ता के केंद्र में आता है तो उसका जो साहित्यिक मन है वो बार बार अपनी कुर्सी के माध्यम से जो समाज को संदेश देता है। यानी जब हमने अटल जी को एक पंतप्रधान के रूप में महसूस किया तो हमने ये अक्सर पाया उनके अंदर का जो कवि मन था वो अक्सर हमें अपने कार्यों द्वारा जो है दिखता है, और वो बात करते समय में भी एक अलग प्रकार का जो है उनके वक्तव्य में लहजा दिखाई देता है। सबसे पहले मैं तो वर्तमान में अटल जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा को एक समृद्ध करने का सबसे पहला प्रयास जो है किया हुआ हमें देखने को मिलता है। जो संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन हम पढ़ते हैं तो एकमात्र पहले विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के बाहर हिंदी भाषा को यानी बताने का प्रयास किया कि ये हमारे देश की भाषा है। यानी अब तक हम अंग्रेजियत को जीते आए थे, और उसी के आधार पर अटल जी ने एक कविता लिखी है। मैं उस कविता के कुछ शब्द आपके सम्मुख रखूंगा, जो कि अटल जी स्वयं अंग्रेजी भाषा के कारण हम हिंदी को किस प्रकार कम समझते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो कविता का शीर्षक अटल जी ने रखा था अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो, है ना। अटल जी अपने कविता संग्रह में ये कविता लिखते समय कहते हैं, बनने वाली विश्व भाषा जो यानी हिंदी को उन्होंने विश्व की भाषा कहा है, वे कहते हैं कि बनने वाली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी। ये क्या कहते हैं, जिसे हम विश्व की भाषा बनाने की फिराक में है, सोचते हैं, वो तो खुद अपने घर में क्या है, दासी है। सिंहासन पर अंग्रेजी को लख कर दुनिया हासिल, यानी हम बाहर जाने के बाद तो हिंदी के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन हमने अपने घर में अंग्रेजी को क्या किया है, सिंहासन पर बिठा दिया है। तो ये बात वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वो आगे कहते हैं कि लख कर दुनिया हंसी हिंदी वाले चपरासी। वे क्या कहते हैं कि दुनिया हम पर क्यों हंसती है, क्योंकि हिंदी वाले क्या माने जाते हैं, चपरासी माने जाते हैं। और वे आगे अपनी कविता को आगे लिखते हैं, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो मद्रासी। वे क्या कहते हैं, सारे अफसर कौन से हैं, जो अंग्रेजी बोलता है वो अफसर माना जाता है। जो देश की फिर हिंदी ही नहीं, अवधी हो या मद्रासी हो, कोई भी भाषा हो, वो क्या मानी गई है, अंग्रेजी से कमतर मानी गई है। ये वो अपने हिंदी भाषा के संबंध में बात करते हुए कहते हैं। वे आगे कहते हैं, कह कैदी कबीराय, वो आगे कहते हैं, कह कैदी कबीराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। विश्व की बात बाद में करो, पहले जो हमारे अपने देश में हमने अंग्रेजी को इतना अपने सराखों पर बिठा के रखा है, पहले उसकी तरफ सोचो। इस प्रकार की बात जो है वो करते हैं। और एक अंतिम कविता है हिंदी को लेकर, मैं ये बात रखता हूँ कि गूंजी विश्व हिंदी, ये अटल जी की ही कविता है जिसका शीर्षक है गूंजी हिंदी। और इस कविता में वे कहते हैं, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जय जयकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जय जयकार। ये कविता उन्होंने कब लिखी है, जब उन्होंने अपना पहला भाषण राष्ट्रसंघ में पूरी तरह से हिंदी में दिया था। उसके पश्चात उन्होंने ये कविता लिखी है गूंजी हिंदी। आगे लिखते हैं, हिंदी का जय जयकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जय जयकार, हिंदी में बोला देश स्वभाषा प्रेम,
विश्व अचरज से डोला। यानी मैं सबसे पहले हिंदी में जब मैंने बात की, ये न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। इस प्रकार की बात वे आगे कहते हैं, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। यानी विश्व में पहली बार पता चला कि इनकी अलग भाषा है, ये केवल अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बाहर आने के बाद वो हिंदी में भी बोलते हैं। और अभी वर्तमान में हम देखते हैं बहुत जगह जब हमारे पंतप्रधान मोदी जी भी जाते हैं अलग अलग देश में, हिंदी में भी वो अपना वार्तालाप रखते हुए दिखाई देते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं, कह कैदी कबीराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। इस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति जो है अपना जो एक उनके दिल का एक अलग कोना वो जाहिर करते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो अटल जी का व्यक्तित्व किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल कवि होते हुए बल्कि एक राजनेता कैसा हो इसका एक आदर्श उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी पक्ष के लोग तो साथ देते ही है, विपक्ष वाला अगर आपकी प्रशंसा करे तो अपने आप में ये आपके कार्य की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और अंत में मैं एक जिस महाविद्यालय की नींव प्रमोद महाजन जी ने रखी है, तो उनके और अटल जी के जो संबंध है उसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि अटल जी के लिए लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले प्रमोद महाजन माने जाते हैं। और चूंकि ये महाविद्यालय प्रमोद महाजन जी का है तो ये साधन में बैठता है कि दोनों का जो भी अंतर संबंध है यहाँ पर थोड़ा सा उजागर हो। दोनों का जो रिश्ता है एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। यानी प्रमोद महाजन अटल जी को अपने गुरु के रूप में मानते थे और अटल जी ने भी उनको अपने शिष्यवत स्नेह रखा है। ये बात भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अलग अलग जब हम सब जानते हैं कि 2006 में जब प्रमोद जी की हत्या हुई तो उसके पश्चात अटल जी ने ये कहा था कि बहुत अत्यंत भाविक होकर उन्होंने कहा था कि महाजन के जाने से मैंने अपना एक दाहिना हाथ खो दिया है। और इन दोनों नेताओं के बीच का जो तालमेल है, अंतर संबंध है, ये हमें जाहिर करता है कि ये सबसे करीबी नेता के रूप में जो है माने जाते हैं। तो अटल जी के इस जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वज्ञ जी को हमने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है और हम अपेक्षा करते हैं कि और बड़े होते हैं। अभी जो सत्कार हमने किया था कथले जी का, उसका किस्सा भी सिर्फ 2 मिनट में बता करके हम अगले वक्तव्य की ओर जाएंगे। थोड़ा सा मराठी और हिंदी में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो ब्लॉग है मांजरा टाइम्स में राजेंद्र नाना घाटे पाटिल कळमकर जी ने लिखा हुआ है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आणि अटलजींनी आपला हात पुढे करून आमच्या हातात हात धरून हस्तांदोलन केले। आज त्या मंत्रलेल्या क्षणांचे स्मरण होत आहे। तो दिवस होता 31 ऑक्टोबर 1977। त्या दिवशीचे हे प्रातस्मरणीय पुरुषश्रेष्ठ भारत सरकारचे विदेश मंत्री कळमला आले होते आणि ते आले, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी कळमकरांना जिंकले। असा तो अविस्मरणीय प्रसंग होता। कळमच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भव्य दिव्य व्यासपीठावरून अटलजींनी हात उंचावून जनसमुदायाला अभिवादन केले। आम्ही अटलजींच्या समोर व्यासपीठाच्या खाली बसलो होतो। अटलजींकडे अति प्रेमळ भावनेने आनंदाने पाहत होतो। त्यावेळी खरं तर आम्हाला एवढ्या महान नेत्यासमोर त्यांच्याजवळ आपण कसे जावे अशी आदरयुक्त भीती होती। त्या भीतीनेच आम्ही त्यांच्याकडे उत्सुकतेने पाहत होतो आणि तेव्हा हे अनोखी घटना घडली। पावसाळ्याच्या गाठून टाकणाऱ्या थंडीच्या मोसमात ही सभा झाली। या सभेत मॉब सायकोलॉजी पुरेपूर हेरणारे कविमानाचे अटल बिहारी वाजपेयीजी बोलताना मिश्किलपणे मराठी भाषेमध्ये म्हणाले। अटलजी खूप मराठी आले, मराठीमध्ये म्हणतात थंडी वाजते, मराठीमध्ये म्हणतात थंडी वाजते। मी विचारले थंडी वाजते पण ऐकू येत नाही। अटलजींच्या या वाक्याबरोबरच सभेत प्रचंड हास्य कल्लोळ उडाला आणि पुढे अटलजी काय म्हणतात हे ऐकण्यासाठी लोकांच्या इंद्रियांचे, मनाचे, डोळ्यांचे कान करून एकाग्रचित्त झाले होते।
सफेद कमल की शांतता होती अ पिन ड्रॉप सायलेंस. आणि अटलजी म्हणाले, प्रवास में हमें कहा गया, अंबेजोगाई जाते हुए मार्ग में हमें कड़म में रुकना है. यहाँ के लोगों को मिलके आगे प्रस्थान करना है. हमने तुरंत मान्यता दी. हम जानते हैं कि देश के आर्य समाज के महानायक कथले जी का यह काम, गणपतराव कथले जी, और हम तो बचपन से आर्य कुमार सभा के सदस्य हैं. बहुत बार उठाए गए थे राष्ट्रीय स्वयं संघ FIS, लेकिन इससे पूर्व भी वो बात शहीद रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा स्थापित आर्य कुमार सभा के सदस्य. इस भूमि का, इस मिट्टी को नमन करके उसके तिलक माथे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है. आणि सभेमध्ये व्यासपीठावर वाकून मस्तक लावणारे अटलजी कळमच्या मातीला, नवे नवे मातेला धरणे धरणे म्हणत म्हणत त्यांनी वंदन केले. अटलजींच्या मुखारविंदातून आपल्या कळमची ही महानता, कथलेजींचे श्रेष्ठत्व ऐकताना, अटलजींची कृती पाहताच उपस्थित श्रोत्यांचे हृदय हेलावले. त्यांनी आनंदाश्रूंना वाट मोकळी करून देत लोक अक्षरशः सद्गदित झाले. आणि अटलजी सुद्धा अक्षरशः भावनाविवश झाले होते. लोकांनी उभे राहून टाळ्यांच्या प्रचंड गजरामध्ये अटलजींना मानवंदना दिली होती. ऐसे गणपतराव कथले जी के लिए हम देते हैं धन्यवाद. इसके उपरांत आज के प्रमुख अतिथि हमारे मित्र हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना से पधारे हुए सहयोगी प्राध्यापक श्री प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश कोपड़े जी को अपनी भूमिका यहाँ स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. सभी को नमस्कार. वैसे तो ये जो कार्यक्रम है ये एक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन कार्यक्रम है और मेरे सामने सारे मेरे गुरुजन बैठे हैं, वो हकदार है. मैं किसी सत्र का अगर वक्ता होता तो वो उचित होता. खैर, आयोजक ने दायित्व दिया है तो दायित्व का निर्वाह करना हमारी जिम्मेदारी है. अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हम किस समय में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उस समय को व्याख्यायित करना बहुत जरूरी है. हम विचार विमर्श से विमर्श और विमर्शों में खंडित होकर एक 90 के दशक से भारत की प्रतिमा को देखते आ रहे हैं. 21वीं शताब्दी के पहले दशक में यह समस्त विमर्श अपने चरम उत्कर्ष पर रहे, आज भी है. और यह विमर्श जहाँ एक ओर बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन सब की बात करते हैं जिसको RSS में एक स्वयंसेवक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय के रूप में देखा था. हम 21वीं शताब्दी के एक ऐसे समय में खड़े हैं जहाँ उन तमाम सारी वैचारिक उठापटकों को हम फिर से एक बार केंद्रीभूत करना चाहते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाना चाहते हैं और एक नया विचार जो इसके पूर्व ही कभी रखा गया था सामाजिक समरसता का, आदरणीय बाला साहब देवरस जी ने उसको हम रेखांकित करने लगे. ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर सोचना विचार करना अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में दुनिया भर में एक चिंता की जा रही है कि 20वीं शताब्दी ने या 20वीं शताब्दी के आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया, दुनिया को ऐसी कौन सी नई ऊर्जा मिली, और उसका उत्तर पाते हुए बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि महात्मा गांधी जी की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी ये दुनिया को मिली हुई एक नई थ्योरी है.
उसके बाद क्या? ये प्रश्न मन में उपस्थित हुआ। पिछले साल से सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भारत सरकार और तमाम भारत के समस्त विद्वान चिंतन कर रहे हैं। मैं वहीं से मेरे अपने बीज को पकड़ता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे, उनका एक प्रसंग है, मणिबेन पटेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है इसको, कि इस देश का गृह मंत्री जब भाषण दे रहा था तो उनके एक चश्मे की एक जो आधार है वो नहीं था, उन्होंने उसको डोर से बांधा था। और उनकी बेटी जिसके साड़ी पर 3 जगह पैबंद थे। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी चर्चा में एक नाम आया था लाल बहादुर शास्त्री जी का। उसके बाद मैं चर्चा में तीसरा नाम रखूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये 3 लोग 20वीं शताब्दी के राजनीतिक सूर्य थे। सूर्य एक विशेषण नहीं है, केवल मात्र विशेषण नहीं। मैं सूर्य की व्याख्या करना चाहूंगा। मैं 2 दिन पहले शिव मूर्ति जी से बात कर रहा था, तो ये समता और विषमता का झगड़ा चलता रहता है सर, तो समता किस में भरी हुई है सृष्टि में? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था सूर्य में है। दुनिया में तमाम सारे लोग, तमाम सारे प्रकृति के रूप विविध अंगी है, उनमें विविधता है। यहाँ बैठे हुए हर आदमी में विविधता है। केवल अकेला सूर्य है जो सारी पृथ्वी को एक ही दृष्टि से देखता है। इस माने में अटल बिहारी वाजपेयी सूर्य हैं। सुबह के सत्रों में जो चर्चा हो रही थी उसमें कुछ तर्क उपस्थित हुए थे, उसको ही जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी आज प्रासंगिक इसलिए है ज़्यादा क्योंकि वो बुद्धि और भावना का समन्वित बीज थे और ये उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। वो एक भावुक बौद्धिक राजनेता थे और उनकी नजर में राष्ट्र प्रथम था, जो गोलवलकर जी का सिद्धांत था। उनकी नजर में समाज में एका होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, बालासाहेब देवरस जी का तत्व था। इसलिए मैं यहाँ से जितने भी इस सभागार में उपस्थित लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यावहारिक पूरा उनका जीवन जो है एक व्यावहारिक ढांचा है और उसकी थ्योरी कौन है? गोलवलकर बुद्धि से लेकर बालासाहेब देवरस तक के जितने चिंतक हैं। इसीलिए ये सत्ताएं आएगी जाएगी, ये देश बचा रहना चाहिए, उसमें राष्ट्र प्रथम का बोध है। इसे हम लोगों को समझना जरूरी है। मैं 2 प्रसंग कहना चाहूँगा राष्ट्र प्रथम की बात करते हुए। जब आपातकाल के बाद सरकार बनी तो उस सरकार में वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री होने के नाते देश दुनिया को जानते थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर भी उन्होंने पोखरण की जोखिम उठाई थी। वो जानते थे कि हम पर आर्थिक निर्बंध लागू किए जाएंगे, इसके बावजूद ये जोखिम उठाई थी और पोखरण की जो उन्होंने पहल की उसके बाद अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि हम किसी को ध्वस्त नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे बीच शक्ति है, इसको हम संस्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने लाहौर बस यात्रा शुरू की, आगरा शिखर समेट किया। लोगों ने आपत्ति जताई क्योंकि उसके बाद युद्ध हुआ। क्या किया, क्या पाया अटल बिहारी वाजपेयी ने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं दक्षिण एशिया में भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो शांति प्रस्थापित करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। ये बात कही, मुझे ये बात सिद्ध करनी है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें की। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद से लाल किले पर भाषण देना चाहते थे, उसके किस्से यूट्यूब मीडिया पर आए हैं। उन्होंने कई बार भाषण बनवाया, कई बार भाषण फाड़ दिए। कृष्णा मेनन जी
आप तो एक फर्राटेदार वक्ता है, आपको किसी भाषण या स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। वो माने नहीं, स्क्रिप्ट बदलते रहे। अरुण शौरी जी आए, उन्होंने उनको कहा कि आपसे अच्छा वक्ता सदन में कोई नहीं है, फिर आप इतना क्यों डरते? सदन में मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मेरे अंदर एक अटल बिहारी वाजपेयी भी रहता है, लेकिन जब मैं लाल प्राचीर से भाषण दूंगा तब मैं देश का मुखिया हूँ। तो देश के मुखिया की अपनी जिम्मेदारी अलग होती है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज विश्व में लीडर और लीडर की लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और आप मीडिया में देख रहे होंगे, चर्चा विकास पर कम होती है और विवादास्पद बयानों पर ज़्यादा होती है। इस स्थिति में हमारे पास एक रोल मॉडल साबित होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी सारे अनेक बिंदुओं पर यहाँ चर्चा हुई है, लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद जब हम किसी की स्मृतियों को खंगालते हैं, ये भारतीय लोगों का अपना एक जज्बा है कि हम स्मृति को संजोते हैं और स्मृतियों को दोहराते हैं। ये भारतीय मन की विशेषता है। इसीलिए इस भारतीय मन की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि मैं सनातन सत्य की खोज में निकला हुआ एक यात्री हूँ। इसीलिए हिंदू तन हिंदू मन की बात करते हैं, और उसकी व्याख्या उनकी दीर्घ व्याख्या रहेगी। ग्वालियर के आर्य समाज से शुरू हुआ उनका काम, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करना, फिर जनसंघ में काम करना, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करना, और जब उन्होंने राजनीतिक सेवा अवकाश लिया था तब मैं उनसे दिल्ली में एक बार मिला था, जब वो बहुत बीमार रहते थे, और मैंने उनको आग्रह किया था कि सर मैं आपकी एक कविता सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अस्ताचलित सूर्य हैं। ये उनका एक ही हम अस्ताचलित सूर्य हैं, और नई पीढ़ी के आप लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। जब पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी भारतीय समाज को मिली हुई समस्या है, ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सोच, केवल 6 से 7 मिनट में मिला था उनसे, लेकिन उन्होंने मुझसे सुनना चाहा। ये मेरे लिए बहुत सुखद प्रसंग था उनके जीवन के साथ जुड़ा। वे राजनीतिक व्यक्ति थे तो नहीं, कतई नहीं थे वो राजनीतिक व्यक्ति। उनके भाषणों के दोनों खंड पढ़ लीजिएगा, कोई भी पढ़े, तो बिल्कुल भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। और वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है, क्योंकि परिवार और समाज इसके दायित्व का निर्वाह जो है आरएसएस आज भी करती है। माननीय संचालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा दायित्व है व्यक्ति चरित्र निर्माण। मोहन भागवत जी हमेशा कहते हैं, आजकल उनका एक वाक्य आप लोग सुनेंगे, व्यक्ति चरित्र निर्माण। वो व्यक्ति निर्माण नहीं कहते, व्यक्ति चरित्र निर्माण की बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा व्यक्ति चरित्र जो है, अगर उस पूरी थ्योरी का व्यावहारिक रूप हमें कहीं दिखाई देता है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी में दिखाई देता है। वे इतने प्रखर थे कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, मैंने आजीवन आरएसएस के विचारों को माना है, लेकिन बावजूद इसके मुझे उनमें से कुछ विचारों के प्रति असहमति है। और रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या असहमति? वो इतनी बड़ी भी असहमतियाँ नहीं है कि उसका खुलकर विवेचन किया जाए, उसकी खुलकर चर्चा की जाए। तो एक व्यक्तित्व को समझने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था, और इसीलिए
ये गोष्ठी इसमें खाली चेयर कितने हैं या भरे चेयर कितने हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक विचार अपने साथ जो लेकर जाएगा वह एक श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होगा। इसलिए मैं फिर से एक बार इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझने के लिए गोलवलकर गुरुजी से लेकर बाला साहब देवव्रत जी को पहले पढ़ना होगा, क्योंकि उनके हर भाषण में उन्होंने लिखे हुए, मतलब गोलवलकर गुरुजी ने हो या देवव्रत जी ने लिखा हो, वो वैसे के वैसे वाक्य कहीं बहुत सारे भाषणों में उनके आए हुए हैं। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा उदाहरण एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी राजनीतिक न होना। अंतिम प्रसंग में बताना चाहता हूँ, जब वो प्रधानमंत्री थे तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया गया उनके हाथों से। उस समय उन्होंने कहा था कि मुखर्जी जी, प्रणब मुखर्जी जी और जनार्दन रेड्डी, इन दो लोगों को दिया गया था। और प्रणब मुखर्जी उस समय बहुत बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बावजूद सभागार में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये जब चर्चा के लिए खड़े होते हैं तो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, नए विचार रखते हैं, हमारी कमियां रचनात्मक रूप से निकालते हैं, इसलिए उसके हकदार हैं। और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को लेकर पीवी नरसिम्हा राव जी ने, वो एक प्रकार के अजात शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ये दो उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा अटल बिहारी वाजपेयी वैचारिक रूप से सहमति और असहमति को स्वीकृत करते थे। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ा दोष है कि हम किसी से वैचारिक रूप से सहमत या असहमत नहीं होते, व्यक्तिगत रूप से सहमत और असहमत होना चाहते हैं। ऐसे क्षण में वाजपेयी जी को अलग तरीके से रेखांकित करना और उनके ऊपर सचेत होकर सोचना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर ही मेरे अपने 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। लगभग 10 मिनट दिए थे, 10 ही मिनट में मैंने अपनी बात सूत्र रूप में ही कही है। इसका पल्लवन बहुत कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इसके उपरांत हमारी विशेष उपस्थिति हमारे मार्गदर्शक अशोक गुरुजी सर से विनती करता हूँ कि आप 2 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। उसके उपरांत अध्यक्ष समापन करें। अशोक गुरुजी का एक सौभाग्य है कि आपने प्रमोद महाजन जी के कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था, ये विशेष परिचय है। मराठीमध्ये बोलतो। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, या सभागृहामध्ये उपस्थित सर्व सहभागी, 2 दिवसापासून आपण अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कविता, साहित्य, त्यांचं व्यक्तिमत्व, वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव या संदर्भात जाणून घेण्याचा आनंदाने प्रयत्न करतो आहोत। या 2 दिवसांमध्ये खूप छान शिकायला मिळालं। खूप चांगले वक्ते या ठिकाणी आले। जवळजवळ सगळ्याच वक्त्यांनी आपापल्या परीने खूप छान पद्धतीनं या ठिकाणी मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे। त्याचा लाभ आपल्याला आपल्या आनंदासह भविष्यामध्ये नक्की होईल। आयोजकांनी, संयोजकांनी खूप प्रयत्न केलेले आहेत। मागच्या 3-4 महिन्यापासूनचे हे प्रयत्न आहेत। हिंदी विभागातील 3ही अध्यापक आपापल्या परीने मोठ्या प्रमाणामध्ये ही संगोष्ठी यशस्वी व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत। संख्या जरी कमी असली तरी सुद्धा त्याच्यावरही खल मोठ्या प्रमाणामध्ये कालपासून होतो आहे। पण ही संगोष्ठी आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने मी असं म्हणेन की नक्कीच यशस्वी झालेली आहे। कारण विचारांचं मंथन तेवढ्याच उच्च पातळीवर या ठिकाणी झालेलं आहे।
या सभागृहामध्ये उपस्थित सर्वजण आणि व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर या सर्वांच्या वतीनं मी व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की ही संगोष्ठी यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी विभागातील तीनही अध्यापकांनी या ठिकाणी प्रयत्न केलेले आहेत. 2 जणांचा सत्कार ऑलरेडी आपण केलेला आहे. विनोद कुमार वायचळ यांचाही सत्कार आपण या ठिकाणी करावा. त्यांना पुढच्या आणखी वेगवेगळ्या प्रकारच्या याच्यासाठी शुभेच्छा द्याव्या. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना मी विनंती करेन की विनोद कुमार यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करावा. जोशी साहेब प्लीज. धन्यवाद मान्यवरांचे. आमच्या या सगळ्या प्रयत्नांना आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करून खूप चांगला प्रतिसाद दिलात. असंच प्रेम यापुढेही वाईसर सर, जोशी सर, हिंदी विभाग आणि व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय, तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि आमच्या सगळ्यांवरती आपण ठेवावं अशी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. वैसे तो सम्मान वगैरह बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, कोई आवश्यकता इनकी नहीं है, फिर भी आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूँ. अध्यक्ष समापन के लिए वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख एवं समन्वयक आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ के समन्वयक आदरणीय डॉक्टर मकरंद चौधरी जी से विनती करता हूँ कि आप अध्यक्ष समापन करें. अध्यक्ष समापन के बाद जोशी जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और बस अदा होगा. धन्यवाद सर. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर व व्यासपीठाच्या समोरील सर्व मान्यवर, व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव हिंदी विभाग यांनी आयोजित केलेल्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठीमध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घेतला. तसं 2 दिवसामध्ये या विषयावर खूप प्रकारे आपण ऐकलेलं आहे. आता हा समारोपाचं माझं अध्यक्षीय भाषण आहे. त्या ठिकाणी मला वाटतं की महाविद्यालयाच्या वतीनं, या संस्थेच्या वतीनं जेवढे या ठिकाणी लेक्चर झाले किंवा भाषण झाले या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, त्याचप्रमाणे व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय या सर्वांच्या वतीनं हे जेवढे या ठिकाणी आपल्याकडे सहभागी आले या सर्वांचे मी आभार मानतो. या संस्थेच्या अध्यक्षा आदरणीय पुनमताई महाजन, त्याच पद्धतीनं आदरणीय सचिव ॲडव्होकेट मिलिंदजी पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे अभय शाहपूरकर साहेब, अण्णा डांगे, त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर, या सर्वांच्या वतीने ते जेवढे सहभागी या ठिकाणी आले ते सर्वांचे आभार मानतो. आणि या 2 दिवशी कार्यशाळेमध्ये जे आपल्याला साहित्य मिळालेले, जे ऐकाव्यास मिळालेलं, त्याचं असं वाटतं की मला हा साठा पूर्ण तुम्ही जतन करून ठेवावा आणि येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये आपण सर्व प्राध्यापक आहोत, तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोचवावं. तसं सर म्हणले की जानेवारी 1पर्यंत समजा सर्वांचे शोधालेख आले, त्याचं सुद्धा प्रकाशन आपण पुढच्या महिन्यामध्ये किंवा जानेवारी 1पर्यंत ते पण करू. त्याच्यानुसार किंवा त्याच्या आधीसुद्धा आपण PDF स्वरूपात सर्वांना हे साहित्य जेवढे आपल्याकडे PDF आलेले आहेत तेवढे सर्वांना पोहोचवू आपण. तर वाटते महाविद्यालयाच्या वतीनं मी या ठिकाणी आणि राष्ट्रीय संगोष्ठी जी झालेली आहे त्याच्यासाठी
महाविद्यालयाच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो आणि अध्यक्षतेने संबोधतो. धन्यवाद. धन्यवाद ज्ञापन के आमंत्रित करता हूँ संजय जोशी जी को. हालांकि अध्यक्ष समापन में बहुत धन्यवाद हो चुका है, एक और बार धन्यवाद. समापन सत्र के अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर मकरन चौधरी सर जी ने यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन किया है, लेकिन हिंदी विभाग की ओर से यहाँ पर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ. द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह समापन सत्र है. इस समापन सत्र के अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर मकरन चौधरी सर, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश पोबर्ले सर, डॉक्टर गजानन सर्वज्ञ जी विशेष अतिथि के रूप में मेरे मित्र हैं. मंच पर उपस्थित माननीय बाला साहेब गतले जी, उनके बंधु, आज के समापन सत्र में जो मंच पर उपस्थित है, जिन्होंने अपने मौलिक विचार यहाँ प्रस्तुत किए, इन सभी मंच के मान्यवरों का यहाँ पर मैं मनपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. साथ ही मेरे सम्मुख उपस्थित जो आदरणीय हैं, जो गुरुवर हैं, जिन्होंने विभिन्न सत्रों में अपने अभ्यासपूर्ण विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए, मैं उन सभी का उल्लेख यहाँ पर कर रहा हूँ. इनका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर करता हूँ. प्रोफेसर अरविंद चौहान सर जी, डॉक्टर उद्धव भंडारे सर जी, डॉक्टर सुनील देवधर जी, डॉक्टर ममता जैन जी, डॉक्टर देवदास इंगड़े सर, डॉक्टर केशव शिवसागर सर, डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, डॉक्टर उल्फत महबूबा जी, कल के उद्घाटन सत्र में जो उद्घाटक के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने मौलिक अपना विचार प्रस्तुत किया, वे उद्घाटक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह विशेष सर. प्रमुख अतिथि के रूप में जो अध्ययन मंडल के अध्यक्ष थे डॉक्टर अपर्णा पाटिल मैडम, उनके पति डॉक्टर सज्जराव जिगे सर, डॉक्टर दत्तात्रेय मुरुमकर, डॉक्टर महेंद्र ठाकुरदास, मेरे सम्मुख उपस्थित सारे अध्यापकगण, जिनकी बदौलत, जिनके कारण से यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है वह संपन्न हुई है. मेरे सारे सहकारी मित्र, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी संस्था प्रतिनिधि, आदरणीय शेषाद्री अन्ना डांगे, इन सभी का मैं यहाँ पर मनपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. इसी प्रकार से आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहे, यहाँ पर आकर अपने मौलिक चिंतन इस मंच पर करते रहे. इसी बात को लेकर मैं यहाँ पर अपने विचार को विराम दे रहा हूँ. इस कार्यक्रम का समापन का हम पसायदान के माध्यम से वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ. पसायदान के लिए सब बैठकर यहाँ येणे वाग्यज्ञ दोषावे दोषो निमज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटे सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिरजाहो. विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो. जो जे वांछिल तो ते लाहो. प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी. ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता. चाल कल्पतरूंचे आरव. चेतना चिंतामणींचे गाव. बोलते जे अर्णव पीयूषांचे. चंद्रमेचे अलांछन मारतंडचे तापहीन. हे सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु. किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होड तिन्ही लोकी. भजिजो आदि पुरुषी अखंडित. आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये. दृष्टादृष्ट विजय होवावे. एथमनी श्री विश्वेश्वराव आहो दान पसाव.
परिज्ञानदेवो सुखिया जा, सुखिया जा, सुखिया जा। सबको फिर से एक बार धन्यवाद। जो कुछ कमियां हैं मेरी ओर रखिए, जो कुछ अच्छा है वो सबने किया है। सबको फिर से एक बार मेरे उम्र अभिवादन, धन्यवाद।